जॉन एक बिलियनियर होने के बावजूद उसे असली सुकून उस ऑनलाइन रोमांस में मिलता था जहां उसे उसकी दौलत के लिए नहीं बल्कि उसकी बातों के लिए पसंद किया जाता था। लेकिन जैसे ही पहली बार आमने सामने मिलने की बारी आई, जॉन के हाथ पांव खुलने लगे। उसका कॉन्फिडेंस जीरो हो गया। वो अपने जिगरी दोस्त निक को साथ लेकर कैफे पहुंचा। जॉन ने निक के हाथ जोड़ लिए। भाई, बस एक बार खिड़की से देखकर बता दे कि वो कैसी दिख रही है, वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। निक ने पहले तो नखरे दिखाए, पर जॉन की हालत देख वह मान गया। निक दबे पांव खिड़की के पास गया और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी आंखें चमक उठीं। वो पलटकर बोला, भाई, वो तो परी है, बहुत ब्यूटीफुल है। जॉन की जान में जान आई। उसका चेहरा खुशी से दमकने लगा। पर अगले ही पल निक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दोबारा अंदर देखा और धीमी आवाज में कहा, रुको। मैंने फिर से देखा। भाई, हम उसे जानते हैं और ये सच्चाई तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। जॉन के मन में बुरा ख्याल आया। उसने हिम्मत जुटाकर खुद खिड़की से अंदर देखा और मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कैथरीन थी, बिजनेस वर्ल्ड में उसकी सबसे बड़ी राइवल। जॉन का दिल बैठ गया। उसकी ड्रीम गर्ल उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। एक पल के लिए वो पूरी तरह टूट गया, पर फिर उसकी ईगो जाग उठी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी हार को एक शरारती खेल में बदलने का फैसला किया। जॉन कैफे के अंदर ऐसे दाखिल हुआ जैसे वो जगह उसके पिता की हो। चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लिए वह सीधा कैथरीन की टेबल पर पहुंचा और बगल में जाकर धप से बैठ गया। कैथरीन, जो अपने डेट का इंतजार कर रही थी, जॉन को देखकर मानो पत्थर की हो गई। उसके चेहरे पर नफरत और हैरानी साफ थी, पर कैफे भीड़ से भरा था। वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। कैथरीन ने अपना गुस्सा दबाया और दांत पीसते हुए कहा, जॉन, प्लीज यहां से चले जाओ। मेरी डेट आने वाली है, उसे खराब मत करो। पर जॉन को तो मजा आ रहा था। वो आराम से कुर्सी पर पीछे झुककर बैठ गया और उसे चिढ़ाने के लिए टेबल पर सजे गुलाब को उठाया और उसे चबाने लगा। कैथरीन का सब्र का बांध टूट गया। वो फटी आंखों से उसे देखने लगी और फिर सब भूलकर उस पर बरस पड़ी। तुम्हें क्या लगता है जॉन, सिर्फ इसलिए कि तुम बिजनेस में मुझे हरा देते हो, तुम्हें यहां तमाशा करने का हक मिल गया? मुझे तुम्हारी और तुम्हारी दौलत की कभी परवाह नहीं थी। तुम बस एक लालची फ्रॉड हो, एक सूट पहने हुए पॉलिश किए हुए जानवर। कैथरीन के ये शब्द किसी तीखे खंजर की तरह जॉन के दिल के पार हो गए। जिस लड़की से वो हफ्तों से ऑनलाइन दिल की बातें कर रहा था, उसके मन में उसके लिए इतनी नफरत थी। जॉन एकदम सुन्न पड़ गया। वो बिना एक शब्द बोले अपनी नजरें झुकाकर वहां से उठकर चला गया। कैथरीन को लगा उसने जीत हासिल कर ली, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस जानवर को उसने अभी ठुकराया है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज और सबसे बड़ी मोहब्बत है। कैथरीन की दुनिया उसकी छोटी सी बुक स्टोर के इर्द गिर्द सिमटी थी। वो कोना किसी जादुई गुफा से कम नहीं था। दीवारों तक सजी किताबें, पुरानी लकड़ी की महक और हर तरफ बिखरी खुशियां। कैथरीन वहां आने वाले हर शख्स से इतनी नरमी से मिलती कि लोग उसकी सादगी के कायर हो जाते। हर वीकेंड वो बच्चों के लिए स्टोरी टाइम रखती, जहां वो कहानियां सुनाती और बच्चे अपनी सुध-बुध खो बैठते। उसके लिए ये सिर्फ एक दुकान नहीं, उसका सुकून था जिसे कोई दौलत नहीं खरीद सकती थी। लेकिन इस सुकून पर एक काली छाया मंडराने लगी। खबर उड़ी कि पास ही में एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट बुक स्टोर चेन खुलने वाली है। कैथरीन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बड़े बिजनेस जायंट से कैसे मुकाबला करेगी। इंटरनेट के उन शुरुआती दिनों में उसने अपना मन हल्का करने के लिए एक ऑनलाइन फोरम पर अपना दुखड़ा लिखा। तभी उसकी लाइफ में एंट्री हुई NY 152 की। उसके मैसेज इतने प्यारे और समझदारी भरे होते कि कैथरीन का दिल बगीचा बगीचा हो जाता। वो शख्स उसे हिम्मत देता, हंसाता और उसकी हर बात को बड़े गौर से सुनता। कैथरीन को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस NY 152 को वो अपना हमदर्द समझ रही है, वो असल में वही जॉन है जिसकी कंपनी उसकी दुकान को निगलने वाली थी। हैरानी की बात तो यह थी कि वे दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। वे रोज एक ही रास्ते से गुजरते, यहाँ तक कि एक ही दुकान से कॉफी भी लेते, पर अनजान बने रहते। ऑनलाइन उन्होंने वादा किया था कि वे अपनी पहचान जाहिर नहीं करेंगे। जॉन उसे सड़क के मजेदार किस्से सुनाता और कैथरीन उसे प्राइड एंड प्रेजुडिस की अपनी पसंदीदा लाइनें भेजती। बिना चेहरे देखे वे एक दूसरे की रूह के करीब आने लगे थे। एक दिन जॉन की किस्मत ने फिर करवट ली। उसे अपने सौतेली माँ के बच्चों की बेबी सिटिंग करनी पड़ी। उसे याद आया कि उसके पिता ने पड़ोस की किसी छोटी बुक स्टोर के बारे में बताया था, तो वो बच्चों को घुमाने वही ले गया। वो कैथरीन की दुकान थी। कैथरीन ने जॉन को देखते ही पहचान लिया, पर उसने उसे एक साधारण कस्टमर समझा। वो बच्चों के साथ इतनी नरमी से पेश आई और उन्हें किताबों के अलग अलग एडिशन दिखाने लगी कि जॉन उसे देखता ही रह गया। कैथरीन को लगा कि ये शायद कोई मिडिल क्लास परिवार है जो महंगी किताबें नहीं खरीदेगा। तभी छोटी बच्ची ने जॉन की तरफ इशारा करते हुए चहकर कहा, ये मेरे डैड नहीं, ये तो मेरे अंकल हैं। कैथरीन थोड़ी हैरान हुई, पर जॉन ने माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, ये सही कह रही है, हम एक बिल्कुल परफेक्ट क्लासिक अमेरिकन फैमिली है। पेमेंट के वक्त बातों बातों में कैथरीन ने अपना डर जाहिर कर दिया। उसने उस नई बड़ी बुक स्टोर चेन का जिक्र किया जो उसकी दुकान बंद करवाने वाली थी। वो छोटी बच्ची लगभग बोलने ही वाली थी, अरे वो चेन तो हमारी ही है। जॉन का दिल गले को आ गया। उसने तुरंत बच्ची की बात बीच में काटी और कोई बहाना बनाकर बात को रफादफा कर दिया। कैथरीन वहां खड़ी मुस्कुराती रही,
इस बात से पूरी तरह बेखबर कि जिस दुश्मन से वह डरती है वो ठीक उसके सामने खड़ा उसे धोखे की एक मीठी मुस्कान दे रहा है। कुछ ही समय बाद जॉन के नए बुक स्टोर का भव्य उद्घाटन हुआ। वह दुकान नहीं बल्कि एक आलीशान महल जैसा था। चकाचौंध रोशनी, हाईटेक सिस्टम और किताबों पर भारी डिस्काउंट। पहले ही दिन वहां ग्राहकों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसका सीधा असर कैथरीन की नन्ही सी दुकान पर पड़ा। उसकी दुकान की रौनक मानो कहीं खो गई। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसे हजारों का घाटा हुआ, लेकिन कैथरीन ने हिम्मत नहीं हारी। वो खुद को दिलासा देती रही कि उसकी दुकान की वॉमत और सर्विस एक न एक दिन ग्राहकों को वापस खींच लाएगी। पर मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक मशहूर राइटर जो अपनी नई किताब कैथरीन के स्टोर से लॉन्च करने वाली थी, वहां की वीरानी देखकर घबरा गई। उसे डर सताने लगा कि कहीं किताब रिलीज होने से पहले ही दुकान पर ताला न लग जाए। कैथरीन ने उसे भरोसा तो दिलाया, पर अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। उसी रात कैथरीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक हाई प्रोफाइल इंडस्ट्री पार्टी में गई। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई बड़ा पब्लिशर उसे इस संकट से निकलने की राह दिखा दे, पर वहां किस्मत ने एक और दाव खेला। जॉन भी उसी पार्टी में मौजूद था। जॉन ने दूर से ही कैथरीन को देख लिया और पकड़े जाने के डर से लोगों के पीछे छुपने लगा। लेकिन भीड़ भाड़ वाली उस पार्टी में वे दोनों आखिर एक दूसरे के आमने सामने आ ही गए। जॉन के पास अब भागने का रास्ता नहीं था। उसने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान ओढ़ी और बड़ी फॉर्मल सी बातें करके वहां से खिसकने की कोशिश करने लगा। कैथरीन को उसका ये व्यवहार बहुत अजीब लगा। उसे याद था कि ये वही शख्स है जो बच्चों के साथ उसकी दुकान पर आया था, तो वो इतना कोल्ड और अजनबी सा क्यों बर्ताव कर रहा था। तभी उसके बगल में खड़े एक आदमी ने हैरानी से पूछा, कैथरीन, तुम जॉन फॉक्स से इतनी तमीज से बात कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसका नया बुक स्टोर तुम्हारी दुकान को मिटाने पर तुला है? ये सुनते ही कैथरीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके भरोसे का कत्ल कर दिया हो। गुस्से और अपमान से उसका चेहरा लाल हो गया। वो तेजी से जॉन की तरफ बढ़ी और सबके सामने चिल्ला उठी। उसने जॉन पर घटिया इल्जाम लगाते हुए कहा, तो तुम इसलिए आए थे मेरी दुकान पर? तुमने उन मासूम बच्चों को जासूस बनाकर भेजा ताकि तुम मेरे बिजनेस के राज चुरा सको। जब सच पूरी तरह सामने आ गया तो जॉन ने भी शराफत का नकाब उतार फेंका। उसने अपनी आवाज सख्त की और दो टूक शब्दों में कहा, मुझे तुम्हारी दुकान के बारे में सब पता है, लेकिन उस दिन मैं सच में सिर्फ बेबी सिटिंग कर रहा था। रही बात जासूसी की, तो सुन लो, एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा अपने कंपटीशन पर नजर रखता है, वरना मैं आज यहाँ नहीं होता। जॉन की ये बेरुखी कैथरीन के दिल में चाकू की तरह चुभी। वो उसे पलटकर जवाब देना चाहती थी, उसे चीख कर बताना चाहती थी कि बिजनेस से बढ़कर भी इंसानियत होती है, पर उसका गला रुंध गया। अपमान का घूंट पीकर वो वहां से निकल गई। उस रात अपने बिस्तर पर लेटे हुए कैथरीन की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे जॉन की नफरत से ज्यादा उस धोखे ने तोड़ दिया था जो उसने एक अनजान ग्राहक बनकर उसके साथ किया था। उस रात जॉन भी चैन से सो नहीं सका। कैथरीन की वो कांपती हुई आवाज और उसकी आंखों में छिपी तकलीफ जॉन के कानों में गूंज रही थी। उसे पहली बार अपनी जीत फीकी लगी और अपनी बातों पर बहुत गिल्टी महसूस हुआ। बेचैनी में उसने अपना लैपटॉप खोला और अपने ऑनलाइन हमदर्द को एक लंबा अपॉलोजी लेटर लिखा। उसने बड़े दिल से स्वीकार किया कि उसने किसी का दिल दुखाया है। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस ऑनलाइन दोस्त से वो माफी मांग रहा है वो वही कैथरीन है जिसे वो अभी रुला कर आया है। उधर कैथरीन, जिसका दिल अभी भी भारी था, अपने कंप्यूटर पर बैठी। उसने वो मैसेज पढ़ा। उसे ये तो नहीं पता था कि मैसेज भेजने वाला जॉन है, पर उस शख्स की ईमानदारी ने उसे छू लिया। उसने जवाब में लिखा, काश मैं भी तुम्हारी तरह अपनी बात कह पाती, शायद तब मैं हर बहस हारती नहीं और रात भर जाकर पछताती नहीं। हकीकत और आभासी दुनिया का खेल बड़ा अजीब हो गया था। ऑनलाइन वे एक दूसरे के सामने अपना दिल खोल कर रखते थे, लेकिन असली जिंदगी में वे कट्टर दुश्मनों की तरह एक दूसरे से छुपते फिरते। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुपरमार्केट में अचानक कैथरीन का सामना फिर से जॉन से हो गया। वो बुरी तरह पैनिक कर गई और उससे बचने के चक्कर में भागकर पास की एक चेकआउट लेन में घुस गई। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। वो कैश ओनली काउंटर था और कैथरीन के पास फूटी कौड़ी भी नकद नहीं थी। पीछे खड़े लोग चिढ़ने लगे और शोर मचाने लगे। कैशियर अपनी जिद पर अड़ा था और नियम बदलने को तैयार नहीं था। कैथरीन की आवाज फिर से कांपने लगी। वो अपमानित महसूस कर रही थी। तभी अचानक जॉन उसके पीछे प्रकट हुआ। उसने बड़े ही स्मूथ तरीके से स्थिति संभाली और अपने चाम से भीड़ को शांत कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कैशियर को मना लिया कि वो कैथरीन को जाने दे। उसकी मीठी बातों ने बिगड़ी हुई सिचुएशन संभाली और इससे पहले कि कैथरीन उसे थैंक्स कह पाती, वो बिना कोई क्रेडिट लिए वहां से चुपचाप निकल गया। वक्त गुजरता गया और क्रिसमस का त्योहार आ गया। शहर रोशनी से जगमगा रहा था और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, सिवाय कैथरीन के। उसकी दुकान अब पहले से भी ज्यादा सुनसान हो गई थी। उसके लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उस राइटर ने, जिसे कैथरीन अपनी बहन जैसा मानती थी,
अपनी नई किताब के बड़े इवेंट के लिए जॉन के आलीशान बुक स्टोर को चुन लिया। खिड़की के बाहर बर्फ की सफेद चादर बिछ रही थी और कैथरीन खामोशी से उसे गिरते देख रही थी। उसे अपनी माँ की याद सताने लगी, जिन्होंने सपना देखा था कि ये दुकान पीढ़ियों तक खुशियां बांटेगी। पर अब दुकान बंद होने की कगार पर थी और कैथरीन को अपना वजूद बिखरता हुआ लग रहा था। इस अंधेरे वक्त में वो अपने इकलौते सहारे की तरफ मुड़ी, उसका ऑनलाइन दोस्त। जब जॉन को उसका मैसेज मिला तो पहले उसे लगा कि शायद कैथरीन को अपनी लव लाइफ में कोई समस्या है, जिससे जॉन का दिल थोड़ा बैठने लगा। पर जैसे ही उसे पता चला कि मामला बिजनेस का है, वो राहत की सांस लेते हुए जोश में आ गया। उसने बड़े गर्व से टाइप किया, घबराओ मत, मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। अपनी दिक्कतें बताओ, शायद मैं कोई रास्ता निकाल सकूं। लेकिन क्योंकि उनका वादा था कि वे अपनी असल पहचान नहीं बताएंगे, कैथरीन ने बात घुमा दी और अपनी पहचान गुप्त रखी। जॉन ने ज्यादा सवाल नहीं किए, इसके बजाय उसने उसे एक योद्धा की तरह मोटिवेट किया। तुम एक जंग के मैदान में हो, याद रखो, ये पर्सनल नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस है। अगर तुम्हें अपना वजूद बचाना है तो तुम्हें लड़ना होगा। ये शब्द कैथरीन के दिल में किसी चिंगारी की तरह लगे। उसे महसूस हुआ कि वो अब अकेली नहीं है। अगले दिन कैथरीन एक नए अवतार में थी। उसने अपने राइटर बॉयफ्रेंड से एक तीखा आर्टिकल लिखवाया, जिसमें फॉक्स बुक्स के व्यापार करने के बेरहम तरीकों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया गया। वो आर्टिकल जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गया। लोग जॉन के बड़े स्टोर के खिलाफ भड़क उठे और छोटी दुकानों के प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। कैथरीन ने इस लहर का पूरा फायदा उठाया। वो सड़क पर उतरी, जोश भरी स्पीच दी और न्यूज कैमरों के सामने जॉन पर सीधा हमला बोला। जॉन फॉक्स सिर्फ किताबें बेचता है, उसे साहित्य की रूह से कोई मतलब नहीं है। मीडिया ने इस छोटे बनाम बड़े के ड्रामे को खूब मिर्च मसाला लगाकर दिखाया। जॉन के बयानों को तोड़ मरोड़ कर उसे एक विलेन की तरह पेश किया गया। लेकिन कड़वा सच ये था कि इस शोरशराबे के बावजूद फॉक्स बुक्स की कमाई पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, जबकि कैथरीन की दुकान के ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे घटती ही गई। अंत में कैथरीन का सब्र जवाब दे गया। उसे लगा कि अब उसे उस इंसान से मिलना ही होगा जिसने उसे हारने नहीं दिया। उसने अपने उस ऑनलाइन दोस्त से असलियत में मिलने का फैसला किया, जो उसके लिए एक लाइफलाइन बन चुका था। जॉन भी इस मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दोनों ने डिनर पर मिलने का फैसला किया और पहचान के लिए मेज पर फूलों का एक गुलदस्ता रखने की बात तय हुई। लेकिन जैसे ही जॉन कैफे पहुंचा और खिड़की से अंदर झांका, उसके होश उड़ गए। सामने कैथरीन बैठी थी। एक पल में उसे सारा सच समझ आ गया। उसकी हमदर्द उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। अपनी पहचान बताने की हिम्मत जॉन जुटा नहीं पाया। वो घबरा गया और अपनी घबराहट को तानों के पीछे छुपा लिया। वो अंदर गया, कैथरीन को बुरी तरह चिढ़ाया, अजनबियों जैसा रूखा बर्ताव किया और वहां से चला गया। वो मीटिंग शुरू होने से पहले ही बिखर गई। कैथरीन बुरी तरह टूटकर घर लौटी। उसने उम्मीद में अपना कंप्यूटर खोला, पर वहां कोई मैसेज नहीं था। वह शख्स जो 1 मिनट की देरी नहीं करता था, आज खामोश था। कैथरीन अंधेरे कमरे में सिमट कर बैठ गई और खुद को कोसने लगी कि आखिर उससे कहाँ गलती हुई। अगली सुबह जब वह दुकान पहुंची तो उसके कर्मचारी किसी फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह उसे घेर कर खड़े हो गए। सबको पता था कि कल उसकी ऑनलाइन डेट थी। वे चटखारे लेकर गॉसिप चाह रहे थे, पर जब कैथरीन ने हकीकत सुनाई तो सब सन्न रह गए। अजीब अजीब अंदाजे लगने लगे। शायद वह सबवे में फंस गया होगा, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर किसी ने चुटकी ली। शायद वो वही कातिल हो जिसे पुलिस ने कल रात पकड़ा है। कैथरीन ने सबको डांटकर चुप करा दिया, पर कैथरीन को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसने अपनी खीज और गुस्सा वहां आए जॉन पर निकाल दिया था। उसके कहे कड़वे शब्द अब उसके अपने ही सीने में चुभ रहे थे। उसने फिर से लैपटॉप खोला और अपने ऑनलाइन दोस्त को एक इमोशनल मैसेज लिखा। कल रात वहां कोई और आ गया था जिसने मेरे बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी पर पलटकर वार किया। मुझे लगा था कि जीत का स्वाद अच्छा होगा, पर मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। काश तुम बता पाते कि कल क्या हुआ था। जॉन ने जब ये मैसेज पढ़ा तो उसका सारा अहंकार खत्म हो गया और वो गिल्ट से भर गया। उसने पहले एक बहाना बनाना चाहा। ऑफिस की बिजली चली गई थी, मैं 38वीं मंजिल पर लिफ्ट में फंस गया था। पर तभी उसके पालतू कुत्ते ने उसे ऐसी नजरों से देखा कि उसे अपनी झूठ पर शर्म आ गई। उसने सब डिलीट किया और ईमानदारी से लिखा, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता कि क्या हुआ था, पर उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। मुझे दुख है कि तुम्हें उस इंसान के साथ इतना बुरा वक्त गुजारना पड़ा। स्ट्रेस में लोग कड़वा बोल देते हैं। खुद को दोष मत दो। अगर गलती है तो मेरी है कि मैं नहीं आ पाया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। उसने आगे बड़े प्यार से लिखा, भले ही हम अभी मिल नहीं सकते, पर हम यहाँ बात तो कर ही सकते हैं। मैं हमेशा तुम्हारी बातें सुनने के लिए यहाँ मौजूद रहूंगा। कैथरीन ने आखिरकार कड़वी हकीकत को स्वीकार कर लिया। उसकी प्यारी बुक स्टोर अब और नहीं बच सकती थी। भारी मन से उसने दुकान के बाहर क्लियरेंस सेल का बोर्ड टांग दिया। किताबों को कौड़ियों के दाम बिकते देखना उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसकी दुकान की एक बुजुर्ग कर्मचारी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े धीरज से समझाया, बेटा, कभी कभी चीजों को छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। हारना भी जिंदगी का एक हिस्सा है, अंत नहीं। लेकिन जब कैथरीन ने आखिरी बार दुकान का भारी दरवाजा बंद किया और ताला
ताला लगाया तो उसके हाथ थरथरा रहे थे। इस दुकान की दीवारों में उसका बचपन, उसकी माँ की हंसी और उसकी सबसे कीमती यादें कैद थी। रात की मध्यम रोशनी में जब वो सड़क पर खड़ी हुई तो वो बहुत अकेली और हारी हुई लग रही थी। ठीक उसी वक्त सड़क के उस पार फॉक्स बुक्स किसी आलीशान त्योहार की तरह चकाचौंध रोशनी में नहाया हुआ था। वहाँ ग्राहकों का मेला लगा था। थोड़ी क्यूरियोसिटी और थोड़ी मजबूरी में कैथरीन ने पहली बार उस दुश्मन की दुकान के अंदर कदम रखा। वहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह गई। वो जगह उतनी ठंडी और मशीनी नहीं थी जितना उसने सोचा था। वो शानदार थी, वार्म थी और किताबों की खुशबू से महक रही थी। वहाँ खड़े होकर कैथरीन को एक कड़वा लेकिन जरूरी एहसास हुआ। उसकी दुकान सिर्फ कंपटीशन की वजह से नहीं डूबी थी, बल्कि इसलिए डूबी थी क्योंकि वक्त बदल चुका था और दुनिया आगे बढ़ गई थी। कहते हैं न कि मुश्किलें कभी अकेले नहीं आती। दुकान बंद होने के तुरंत बाद कैथरीन का रिश्ता भी टूट गया। उसके बॉयफ्रेंड को एक मशहूर टीवी होस्ट से प्यार हो गया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि ये सुनकर कैथरीन की आंखों में आंसू नहीं आए, बल्कि वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे अचानक बहुत हल्का और आजाद महसूस हुआ। जॉन की दुनिया में भी बदलाव की लहर चल रही थी। जब उसकी गर्लफ्रेंड को पता चला कि कैथरीन की दुकान बंद हो गई है तो उसने कैथरीन को अपनी कंपनी में काम पर रखने का सुझाव दिया, लेकिन जॉन ने तुरंत मना कर दिया। उसने बड़ी संजीदगी से कहा, वो बहुत काइंड है, बहुत भोली है, वो मैनेजमेंट के चूहेदौड़ के लिए नहीं बनी और उसे सेल्स क्लर्क बनाना उसकी काबिलियत की तौहीन होगी। उनकी यह बहस तब रुकी जब अचानक उनकी लिफ्ट बीच में ही अटक गई। ऑपरेटर बुरी तरह घबरा गया और डर के मारे सारे बटन दबाने लगा, मानो इससे लिफ्ट गिरने से रुक जाएगी। जॉन बिल्कुल काम रहा और उसने फोन पर मदद बुलाई। जब तक मदद पहुंचती, लिफ्ट के अंदर फंसे लोग भावुक होकर बातें करने लगे। एक महिला बोली, अगर मैं आज बच गई तो सबसे पहले अपनी माँ को फोन करूंगी और सारी नाराजगी खत्म कर दूंगी। ऑपरेटर ने कहा, मुझे एहसास हो गया है कि मैं अपनी पार्टनर से कितना प्यार करता हूँ। बाहर निकलते ही उसे प्रपोज करूंगा। जॉन ने उम्मीद भरी नजरों से अपनी गर्लफ्रेंड की ओर देखा। उसे लगा वह भी कुछ हार्टफेल कहेगी। वो हिचकिचाई और अंत में बोली, मेरा सबसे पहला काम होगा बोटॉक्स करवाना। जॉन सन्न रह गया। मौत और जिंदगी के बीच लटके होने के बावजूद उसकी प्राथमिकताएं कितनी खोखली थी। कहते हैं मुसीबत के वक्त ही इंसान का असली चेहरा दिखता है। जॉन को समझ आ गया कि उनके बीच प्यार का कोई वजूद नहीं है। जैसे ही लिफ्ट खुली, वे बिना किसी शोर शराबे के हमेशा के लिए अलग हो गए। ब्रेकअप के बाद जॉन के पास सिर छिपाने की जगह नहीं थी, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर रह रहा था। वो अपने कुत्ते को लेकर रात बिताने के लिए अपने पिता की यॉट पर चला गया। अगली सुबह जब वो कुत्ते को टहला रहा था तो उसकी मुलाकात अपने पिता से हुई। उसके पिता को पहले ही ब्रेकअप की खबर मिल चुकी थी और वे उसे दिलासा देने आए थे। नाव के किनारे खड़े होकर उसके पिता बोले, जब भी मेरा ब्रेकअप होता है मैं रात यही बिताता हूँ। ये समंदर की हवा सब ठीक कर देती है। जॉन ने चुटकी लेते हुए कहा, आपकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, आपको दिल टूटने का दर्द क्या पता। फिर अचानक एक ख्याल ने जॉन को चौंका दिया, वैसे डैड, आपकी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स थी वो सब मेरी आया थी। उसके पिता ने इनकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने दूर क्षितिज पर देखते हुए गहराई से कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी कोई ऐसी मिली जिसने सच में मेरा दिल जीत लिया हो। अगर ऐसी कोई मिलती तो मैं उसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखता। पिता की यह बात जॉन के दिल में घर कर गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक सिर्फ बिजनेस जीता था पर दिल हार चुका था। उस खामोश सुबह में समंदर की लहरों के बीच उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, कैथरीन। अगले दिन जॉन ताजा डेजी के फूलों का गुलदस्ता लेकर कैथरीन के घर पहुंचा। कैथरीन को जुकाम था और उसका घर किसी कबाड़ खाने की तरह बिखरा पड़ा था, इसलिए वो उसे अंदर नहीं आने देना चाहती थी। पर जॉन कहाँ मानने वाला था, वो चुपके से अंदर घुस ही गया। कैथरीन ने आनन फानन में घर साफ करने का नाटक किया, सारा कचरा सोफे के नीचे छिपाया और फिर दरवाजा खोला। जॉन को देखते ही कैथरीन का पुराना दुश्मन वाला अंदाज जाग गया और उसने फिर से टोंट मारना शुरू कर दिया। पर जॉन शांत रहा। वह चुपचाप किचन में गया और उन खूबसूरत फूलों को सजा दिया। फूलों को देखकर कैथरीन का गुस्सा बर्फ की तरह पिघल गया। उसने नरम आवाज में कहा, मेरे लिए ये खूल काइंडनेस की निशानी है, चलो अब दुश्मनी खत्म करते हैं। बातचीत में उसने ये भी जिक्र किया कि कैसे उसका और उसके ऑनलाइन हमदर्द का ब्रेकअप इत्तेफाक से एक ही रात को हुआ। जॉन ने अपनी पिछली हरकतों के लिए माफी मांगी और उसे एक गहरी सलाह दी, अगर तुम उस ऑनलाइन लड़के को पसंद करती हो तो एक बार उससे फिर मिलो, डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। ये शब्द सुनकर कैथरीन का दिल जोर से धड़कने लगा। अगले कुछ दिन जॉन ने एक डबल गेम खेला। ऑनलाइन वह उसे दिलासा देता रहा और असल जिंदगी में उसका सबसे अच्छा दोस्त बनता गया। कैथरीन को भी अब जॉन के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। आखिरकार जब जॉन को लगा कि भरोसा पूरी तरह बन चुका है तो उसने ईमेल किया, चलो मिलते हैं। कैथरीन ने तुरंत ये खबर जॉन को सुनाई। जॉन ने बड़े शातिर तरीके से नाटक किया और कहा, ये बंदा बहुत स्मार्ट है, इसने सब कुछ पहले से कैलकुलेट किया है। फिर वो भावुक होकर बोला, अगर हमारे बिजनेस का लफड़ा ना होता तो मैंने बहुत पहले तुम्हें डेट के लिए पूछ लिया होता। कैथरीन, तुम उस अजनबी को तो माफ कर सकती हो जो मिलने तक नहीं आया, पर मुझे माफ नहीं कर सकती।
देखती कैथरीन घबरा गई और उलझन में वहां से भाग निकली। उसने तैयार होकर मीटिंग पॉइंट पर पहुंचने का फैसला किया। जैसे ही वह पार्क में पहुंची, उसकी निगाहें अपने ऑनलाइन दोस्त को ढूंढने लगी। तभी उसने सामने से जॉन को आते देखा। पल भर में उसे सब समझ आ गया। वो सारी पुरानी यादें, वो तकरार, वो बेनाम एहसास और वो ऑनलाइन वाली बातें, वो सब शुरू से जॉन ही था। कैथरीन की आंखों में आंसू आ गए। जॉन ने पास आकर उसे देखा और उसके चेहरे पर अब तक की सबसे प्यारी मुस्कान थी। कैथरीन ने कांपते हुए धीरे से कहा, मैं बस उम्मीद कर रही थी कि वो तुम ही हो। जॉन का चेहरा खुशी और सुकून से चमक उठा। खिली हुई धूप और ताजी हवा के बीच उन्होंने एक दूसरे को चूम लिया। ये किस उन दोनों के बीच की हर नफरत, हर गलतफहमी का अंत था और एक नई हसीन जिंदगी की खूबसूरत शुरुआत।